अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं एंड आपका आज का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मेरा नाम रोहानुल हक है एंड आई एम योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर एट पढ़ाई। आज हमें डिस्कस करना है IBS सक्कर का कंडक्टेड MTCAT 2025 का इंग्लिश पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग एरर्स का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज इमिग्रेंट, ऑप्शन नंबर बी इज एंसेस्टर्स, ऑप्शन नंबर सी इज मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर डी इज प्रैग्मेटिक। तो देखिए यहाँ पे एक चीज होती है कीवर्ड, ठीक है, आपको फोकस रखना है। वो क्या है? वो आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा करता है कि इनकरेक्ट की जगह करेक्ट लिख देता है, ठीक है। तो बच्चों से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा वो आपसे गलती नहीं पूछेगा, वो आपसे कभी कभी सही चीज भी पूछ सकता है कि बताओ सही क्या है, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखते हुए आप अपने ऑप्शंस को देखते हुए फिर मार्क करोगे, ठीक है। हमें जल्दी कोई नहीं है, भले जितना भी आसान MCQ हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। और ये क्यों है? मैंने सही स्पेलिंग्स भी लिख दी हैं और साथ में उनके मतलब भी बता दिए हैं वर्ड्स के, ठीक है। क्या है इमिग्रेंट और एमिग्रेंट? मैंने आपको पढ़ाया था वोकैबुलरी की क्लास में। और इमिग्रेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि अ पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री, यानी एक फॉरेन कंट्री में एक आदमी आए और रहना शुरू कर दे परमानेंट, ठीक है। दैट इज इमिग्रेंट। एंसेस्टर्स क्या होता है? फ्रॉम whom वन इज डिसेंडेड, यानी आपके दादा परदादा जिनसे आपके अब्बू जी आए और उनके बाद आप आए, ठीक है। तो दैट इज द वन कि वहां से आप डिसेंड हुए हो, ठीक है। तो दोज आर योर एंसेस्टर्स। मॉन्टेसरी क्या है? लेवल या ग्रेड है एजुकेशन का। और देखिए ग्रेड जो है वो मॉन्टेसरी है। इसी तरह आपने प्राइमरी ग्रेड देखा है, सेकेंडरी ग्रेड देखा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज योर इनिशिएटिव ग्रेड ऑफ एजुकेशन। और यहाँ पे भी एग्जामिनर ये रख के आपको इसलिए कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि पता नहीं डबल एस था या डबल एस नहीं था, या पता नहीं डबल टी तो नहीं था, डबल आर तो नहीं था, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको स्पेलिंग का बहुत इशू होता है, तो इसलिए इस ऑप्शन में मॉन्टेसरी को डाला गया। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका एरर है, इसीलिए हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है, यानी प्रैग्मेटिक। तो ए जी के पहले, ठीक है, और एम के बाद भी ए आएगा, दोनों साइड पे ए का इशू है। So I hope this MCQ is clear to you now. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर, ठीक है, वो बिना किसी केयर के अपना काम करता है। तो अब इसी जगह पे तुम जरा थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि क्या चीज़ है। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एडवर्ब फ्रेज, ऑप्शन नंबर बी इज एडजेक्टिव फ्रेज, ऑप्शन नंबर सी इज नाउन फ्रेज, ऑप्शन नंबर डी इज एपोजिटिव फ्रेज। तो ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर, वो अपना काम करता है, कैसे करता है? बिना किसी केयर के करता है, ठीक है। तो याद रखो एडवर्ब फ्रेज हमेशा तुमसे पूछेगा कि कोई चीज़ कैसे हुई, या कोई चीज़ कहाँ हुई, या कोई चीज़ कब हुई, या कोई चीज़ क्या हुई, ठीक है, यानी टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज डन। तो यहाँ पे हमें इसी को पूरे सिनेरियो को कंसिडर करते हुए अपना आंसर मार्क करना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ब फ्रेज। क्यों? क्योंकि देखो ये जो डज है ना, वर्क, ये आपका डज जो है ये वर्ब है, ठीक है, और इसी को मॉडिफाई कर रहा है विदाउट एनी केयर, ठीक है, यानी काम किया तो कैसे किया? बिना किसी केयर के किया, ठीक है। हमने काम को कुछ नहीं करा, हमने वर्ब को मॉडिफाई किया है कि किया है तो कैसे किया है, इसलिए यहाँ पे ये एडवर्ब फ्रेज है। क्योंकि हमें ये बात पता है कि एडवर्ब जो होता है वो खुद क्या होता है? वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, या किसी दूसरे एडवर्ब को, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या करेगा? और ये क्यों नहीं होगा? इसलिए क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज में हम काइंड ढूंढते हैं कि किस काइंड की कोई चीज़ है, या कितनी चीज़ें हैं, ठीक है, या कौन सी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो एडजेक्टिव फ्रेज इसकी बात करता है। नाउन फ्रेज नाउन की तरह एक्ट करता है, और इसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया, हेडवर्ड का केस होता है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हमें दिखेगा। और इसके अलावा एपोजिटिव फ्रेज, ठीक है, ये एक नई चीज़ इन्होंने सेट की थी। तो एपोजिटिव का कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। बाकी अगर एपोजिटिव फ्रेज कह रहे हैं वो, तो ज़रूरी है कि उसके अंदर फिर एक एपोजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका ये कॉन्सेप्ट है कि भाई एक ऐसा फ्रेज होगा जो आइडेंटिफाई करेगा किसी दूसरे नाउन को, ठीक है, और हमेशा उस नाउन के बाद आएगा। यहाँ पे ये एपोजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि देखो एपोजिटिव का ताल्लुक नाउन से होता है, काम से नहीं होता, वर्ब से नहीं होता। यहाँ पे हम डज को मॉडिफाई कर रहे हैं जो कि वर्ब है, ठीक है। अब अपोजिटिव की एक एग्जांपल दे दीजिए सर, अभी दे देते हैं आपको। फर्ज करिए मैं बोलूं माय ब्रदर कॉमा एन एक्सलेंट कुक, फिर कॉमा, वर्क्स एट
अलहाज रेस्टोरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एन एक्सलेंट कुक जो मैंने बोला ना, तो ये आपका होगा एपोजिटिव फ्रेज, क्योंकि इससे पहले हमें एक एपोजिशन मिल रही है। एपोजिशन हम कहते हैं उन चीज़ों को, उन एलिमेंट्स को जो रिलेट करते हुए दिखाएं, ठीक है, नाउन को और एपोजिटिव को। वो क्या चीज़ होती है, वो यहाँ पे है कॉमा, ठीक है। तो कॉमा आपका एपोजिशन है और एपोजिटिव फ्रेज आपका ये है एन एक्सलेंट कुक। और ये किसको रिलेट कर रहा है, किस नाउन से रिलेट कर रहा है, किसको रिनेम कर रहा है जाके, ये रिनेम कर रहा है जाके ब्रदर को डायरेक्टली, ठीक है। यानी ब्रदर जो है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें बता दी कि वो एक्सलेंट कुक है। यहाँ पे हमारे सेंटेंस में ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर में विदाउट एनी केयर वर्क से रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। काम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक शख्स जो है वो काम करता है, और वो कैसे काम करता है, वो बिना किसी केयर के काम करता है। यानी हम उसके काम करने के तरीके के ऊपर बात कर रहे हैं, हम उस काम के ऊपर तो बात कर ही नहीं रहे। अगर हम काम के ऊपर बात करते तो ये क्या होता, फिर आपका ये अपोजिटिव फ्रेज होता है। यहाँ पे अपोजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि हम वर्क के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम डज के ऊपर बात कर रहे हैं। एंड आई होप दैट इज क्लियर टू यू नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है द बोर्ड विल अप्रूव द बजट ओनली आफ्टर द ऑडिटर वेरीफाइज द अकाउंट्स। अब देखो, पहले हमें पूरे लाइक ऑप्शंस और चीज़ों को देखने से पहले हमें इसको समझना होगा कि पूरा सेंटेंस जो है उसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंसेस, यानी हमें एक्टिव पैसिव को जहन में लाना होगा। तो लाने से पहले आप पहले ये देखिए कि हम सेंटेंस को ब्रेक कैसे करेंगे। द बोर्ड आपका सब्जेक्ट है, विल अप्रूव आपका वर्ब है, द बजट आपका ऑब्जेक्ट है। एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट जाता है सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है, और वर्ब की फॉर्म में थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। इतना तो सबको पता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि टेंस वाइज चेंज क्या आएगा। अच्छा, ये जो ओनली आफ्टर द ऑडिटर वेरीफाइज द अकाउंट्स वाला पार्ट लिखा हुआ है ना, ये पार्ट वो पार्ट है जहाँ पे हमें कंसिडर करना है कि ये एक हमें कंडीशन दी हुई है कि भाई सिर्फ तब बजट अप्रूव होगा जब ऑडिटर उसको वेरीफाई कर देगा सारे अकाउंट्स को, ठीक है। तो बस ये कंडीशन दी हुई है। अब हमें असल में यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है। वो दो चीज़ें क्या है, मैंने यहाँ पॉइंटर वाइज ऐड कर दी हैं। वो ये कि सिंपल फ्यूचर टेंस को आप चेंज करोगे विल बी के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये कहाँ पे दिख रही है हमें, ये हमें स्टार्टिंग में दिख रही है, द बोर्ड विल अप्रूव, विल अप्रूव, ठीक है, फ्यूचर टेंस है ये। तो विल अप्रूव को हमने जब पैसिव में लेके गए तो ये क्या बन जाएगा, विल बी अप्रूव्ड, ठीक है। हाँ, तो अब ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, ठीक है, वो वाला टेंस जिसमें एस ई एस लग रहा होता है, ठीक है। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेगा। तो कैसे लेगा, अब देखो आगे कंडीशन वाले पार्ट में देखो, वहाँ पे ऑडिटर वेरीफाइज लिखा हुआ है, वेरीफाइज, वेरीफाई नहीं है, वेरीफाइज, ई एस लगा हुआ है, ठीक है। तो एस ई एस का केस आ गया, यानी प्रेजेंट सिंपल चल रहा है। तो अब इसको जब हम पैसिव में लेके जाएंगे तो हमें इसको थर्ड फॉर्म में करना होगा, यानी आर वेरीफाइड होगा। और बी वर्ब क्या होते हैं, बी वर्ब मैंने आपको बताया, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये बी वर्ब्स होते हैं। तो जब हम यहाँ पे ऑडिटर को देखेंगे, ठीक है, तो ओनली आफ्टर द ऑडिटर वेरीफाइज, किन को वेरीफाई कर रहा है, अकाउंट्स को कर रहा है। तो अकाउंट की वेरिफिकेशन, यानी अब अकाउंट पहले आ जाएगा तो इसकी वजह से हम आर लगाएंगे, ठीक है, यानी आर वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। तो सिर्फ ये दो चेंजेस हमें देखने थे। इसके मुताबिक आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे इज अप्रूव लिखा हुआ है और आगे हैव बीन वेरीफाइड लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे इज बीइंग अप्रूव लिखा हुआ है, ठीक है। इज बीइंग जो होता है ये हम यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे तो हैज बीन और वर वेरीफाइड लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंग्लिश की पूरी हिस्ट्री में। क्यों, क्योंकि आइडेंटिफाई द सिमिली। अब फिगरेटिव लैंग्वेज से ये सवाल आया है, यानी वोकेबलरी वाली साइड को टच कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा, और थोड़ा सा मतलब फिगरेटिव लैंग्वेज वाली साइड को टच कर रहा है। असल में यहाँ पे हमें सिमिली जिसको पता होगा वही ये सॉल्व कर सकता है। तो सिमिली के बारे में हमें बताना है कि सिमिली कौन सा सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है। सिमिली क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखिए, हमारे पास कंपैरिजन के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिमिली और एक होता है मेटाफर, ठीक है। सिमिली का सिर्फ इतना सा केस है कि सिमिली हम कंपेयर करते हुए सिर्फ दो स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हैं कि एज लगेगा और पॉजिटिव डिग्री भी लग सकती है या कोई क्वालिटी आ सकती है, ठीक है, या फिर दोबारा फिर आप एज लगा दो।
ऐसा केस होता है, ठीक है, यानी एज गुड एज ब्लैक एज, ठीक है, एज वाइट एज, ठीक है। तो ये बस आप क्वालिटीज को बीच में रख रहे हो और दोनों साइड पे एज लगा रहे हो। एक स्ट्रक्चर ये होता है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप सिर्फ लाइक से कंपेयर कर देते हो, लाइक लिख के, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, शी ट्रेम्बल्ड लाइक अ लीफ इन द विंड। हमने लीफ से उसको कंपेयर कर दिया कि वो ट्रेम्बल्ड हो रही है किसकी तरीके से, लीफ की तरीके से, ठीक है। तो ही शी ट्रेम्बल्ड लाइक अ लीफ, ठीक है। बाकी जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें देखिए ऑप्शन बी में शी वॉज अ स्टैचू फ्रोजन इन फेयर, ये भी मेटाफर है। शी वॉज ड्रोनिंग इन डाउट, ठीक है, ये भी मेटाफर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, हर थॉट्स वर अ वाइल्ड विंड, ठीक है, ये भी क्या है, मेटाफर। तो आई होप सो दैट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 5 सबसे अच्छा था। ये क्यों था, क्योंकि हमने ड्राफ्ट एनालिसिस के अंदर बहुत ही मज़े से समझा था कि कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी जो है वो एक्चुअल में क्या है और हमें उसे कैसे करना है। तो देखो अब पीएमडीसी वालों ने खुद ही लाइक एक ऐसा एमसीक्यू सेट किया हुआ है जो मतलब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करते हुए वोकैबलरी बता रहा है। एक तो ऐसा होता है ना कि सिर्फ आपसे पूछने के बताओ यार इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट वोकैबलरी है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ बच्चों की आसानी के लिए उन्होंने क्या किया कि कॉन्टेक्स्ट को डाल दिया। और यकीन जानिए यहाँ पे आप वर्ड की मीनिंग पता किए बगैर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट की मदद से ही आंसर तक पहुंच जाओगे। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, हिज लैक्रिमोस स्पीच एट द funeral moved everyone to tears। इस बात का मतलब क्या है कि कोई स्पीच है, ठीक है, एक बंदे ने स्पीच दी है और कहाँ दी, फ्यूनरल में दी, ठीक है। यानी अब आपको समझ में आ गई सिचुएशन क्या है, ठीक है, कोई गुजर गया है, निकल लिया है। तो अब कोई गुजर चुका है, सिचुएशन ऐसी बन गई है, ठीक है, बहुत ही गमगीन माहौल है। तो गमगीन माहौल में उस बंदे ने ऐसी स्पीच दी कि सबको आंसुओं से रोना आ गया, ठीक है। तो सब रो रहे हैं। अब मुझे ये बात बताओ जरा, ठीक है, ज़रा बहुत ही सोच समझ के मुझे ये बात बताओ कि हमें यहाँ सिनोनिम चूज करना है लैक्रिमोस का, ठीक है। आपका कीवर्ड यहाँ पे सिनोनिम है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी खेलता है, वो सिनोनिम की जगह एंटोनिम लिख सकता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको कि क्या चीज़ हमें ढूंढनी है। तो जब हमें सिनोनिम ढूंढना है लैक्रिमोस का, और लैक्रिमोस क्या है, वो स्पीच के लिए एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है ना। तो स्पीच क्या होगी, क्या स्पीच जॉयफुल होगी, यानी इतनी मज़ाहिया स्पीच उसने दी है कि सब खुश हो गए, ठीक है, जबकि फ्यूनरल का माहौल है, ठीक है, कोई गुजर चुका है, उसके दरमियान वो एक ऐसी स्पीच दे रहा है कि सबको खुशी के आंसू आ गए। अरे भाई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लोग उसको पकड़ के मारेंगे, ठीक है। तो हम जॉयफुल यूज़ नहीं कर सकते। फिर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, मोनोटोनस। तो मोनोटोनस का मतलब भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, डल या रेपिटेटिव। असल में मोनोटोनस निकला है मोनोटोन से, ठीक है, यानी एक टोन, बिल्कुल भी वेरिएशन ना आना, सेम टू सेम होना, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट रहना, ठीक है। तो दैट इज मोनोटोनस। ह्यूमरस, ह्यूमरस हम कहते हैं हंसी मजाक, फनी, अम्यूजिंग, ठीक है। तो हंसी मजाक वाली स्पीच भी उसने नहीं दी है, ठीक है, कि लोगों को इतना हंसा दिया उसने स्पीच दे दे के कि फ्यूनरल के माहौल में लोग आंसुओं से हंस रहे हैं, रो नहीं रहे बल्कि हंस रहे हैं। तो ये तो मसला हो जाएगा, बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो हम जॉयफुल और ह्यूमरस की तरफ नहीं जा सकते, हमें जाना होगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ। क्यों, क्योंकि बी इज वीपी, वीप करना, रोना, ठीक है, वीपी हम कहते हैं रोने को। तो बंदे ने इतनी इमोशनल, इतनी दर्द भरी कहानी सुनाई स्पीच में कि फ्यूनरल के वक्त पे सबको रोना आ गया, पहले ही रो रहे थे और रोना आ गया, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वीपी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, क्वेश्चन मार्क, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो नरेशन, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, मैंने तुम्हें क्या बात कही थी, मैंने तुमसे हजारों बार बोला था कि भाई पॉजिटिव, कंडीशनल, नरेशन और एक्टिव पैसिव टेंसेस, ये वो आपके टॉपिक्स हैं जहां आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ दोस्ती रखनी होती है, यानी स्ट्रक्चर को जहन में फिक्स करना होता है। इसमें कोई लॉजिक कुछ भी नहीं चलता, इसमें सिर्फ आपका स्ट्रक्चर है। जिसने स्ट्रक्चर्स को पक्की तरह भूल के पी लिया उसने सब कर लिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, विल यू लिसन टू सच अ मैन, ठीक है। अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ही आस्क्ड देम दैट दे वुड लिसन टू सच अ मैन, ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन, ही टोल्ड देम वेदर दे विल लिसन टू सच अ मैन, ही आस्क्ड देम टू लिसन टू सच अ मैन। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन। अब इसकी लॉजिक क्या है, क्या केस है ये, आहिस्ते आहिस्ते समझेंगे। देखो इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस में हमें सिंपल ये होता है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को पहले देख लें। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है सैड, ठीक है, सैड है। तो हमें ये बात पता चल गई कि हम इसको चेंज करेंगे सबसे पहले किस फॉर्म में, आस्क्ड फॉर्म में, क्योंकि हमारा जो लाइक सेंटेंस दिया हुआ है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में है, ठीक है, हमसे सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है ये।
तो क्वेश्चन में हम आस्क्ड लगाते हैं, ठीक है, तो आस्क्ड में चेंज कर दिया भाई, ठीक है। दूसरा हम जो चेंज करेंगे सैड को देखते हुए और इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए, इंटेरोगेटिव को देखते हुए, वो ये होगा कि इंटेरोगेटिव के अंदर हम अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है, यानी क्लॉज की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में देंगे। और अपने जवाब को जब हम स्टेटमेंट की फॉर्म में देंगे तो तब हमें यूज करना पड़ेगा या तो इफ का या तो वेदर का, ठीक है, यानी इफ या वेदर दोनों में से किसी एक का हमें यूज करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि यू को आप चेंज कर दोगे देम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने किससे बात करी है ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है, बस डायरेक्टली यू यूज किया है, तो हमें पता है कि हम इसकी जगह दैम लगा सकते हैं, ठीक है, किसी को भी एड्रेस करने के लिए हम दैम से यूज कर सकते हैं, तो यू चेंज हो गया दैम में, ठीक है भाई। और आखिरी जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि सिंस रिपोर्टिंग वर्ब सैड इज इन द पास्ट टेंस, चूंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सैड है, से नहीं है, ठीक है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या ऐसी कोई बात नहीं चल रही है, तो सैड हो रहा है, ठीक है, तो सब सैड में आ चुका है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो अब हमें पता है कि हमें टेंस का चेंज भी लाना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, जो कि ये होगा कि विल जो है आपका वो चेंज हो जाएगा वुड में, ठीक है, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंड आई होप दैट इज ऑल crystal clear to you now. क्वेश्चन नंबर 7, ये एक वाहिद ऐसा क्वेश्चन था इंग्लिश के पेपर का जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और अजीब सा क्वेश्चन था, और इसमें बच्चों का दिमाग घूम गया होगा, आई कैन एक्सपेक्ट दैट। कुछ बच्चे इसको समझ रहे होंगे, अरे नहीं सर ये तो बहुत बच्चों वाला था, लेकिन ये बच्चों वाला नहीं था यार, ये क्वेश्चन ओवरऑल जो था ना ये मुश्किल क्वेश्चन था, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत खिचड़ी बन गई थी सवाल की ना, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा हो गया था कि बिल्कुल बंदा कहीं सर मार दे। हाँ क्यों, मैं बता देता हूँ, देखो अब इसके अंदर ये केस है कि चूज द सेंटेंस इन विच ओनली इंडिकेट्स दैट जमीला वाज द ओनली पर्सन हु स्पोक अबाउट हर टायर्डनेस, ठीक है। अब हमें ये शो करना है कि जमीला जो है उसने सिर्फ अपनी टायर्डनेस के बारे में बात की है, यानी अपनी थकावट की बात सिर्फ जमीला ने की है, ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है, हमें ये दिखाना है, ठीक है। तो अब हम ये कैसे दिखाएंगे, ठीक है, ओनली की प्लेसमेंट इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि ये चीज़ शो हो सके। सबसे पहले तो देखो ऑप्शंस को समझ लो, ऑप्शंस क्या है, ओनली जमीला सेड शी वाज टायर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जमीला ओनली सेड शी वाज टायर्ड, ऑप्शन नंबर सी जमीला सेड ओनली शी वाज टायर्ड, ऑप्शन नंबर डी जमीला सेड शी वाज ओनली टायर्ड। अब डी वाले को समझने से हम शुरू करते हैं, जमीला सेड शी वाज ओनली टायर्ड, जमीला ने कहा कि वो सिर्फ टायर्ड थी, यानी वो बीमार भी नहीं थी, वो खुश भी नहीं थी, वो उदास भी नहीं थी, वो रो भी नहीं रही थी, वो क्या थी, वो सिर्फ टायर्ड थी। तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ टायर्ड थी, हमें ये थोड़ी दिखाना कि वो सिर्फ टायर्ड थी, हमें तो ये दिखाना है कि सिर्फ जमीला ने अपनी टायर्डनेस के बारे में बात की है, ठीक है, वो वाहिद शख्स है जिसने इस बारे में बात की है, तो यहाँ पे तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, ओनली हमने टायर्ड को दिखाने के लिए रखा दिया, तो इसलिए ओनली जो है वो मॉडिफाई कर रहा है टायर्ड को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी जमीला सैड ओनली शी वॉज टायर्ड, ऑप्शन नंबर सी हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि भले किसी ने बोला हो या ना बोला हो, जमीला जो है वो ये बात को क्लेम कर रही है कि सिर्फ वो टायर्ड है, ठीक है, यानी जमीला ने यहाँ सिर्फ ये कहा कि जमीला सैड ओनली शी वॉज टायर्ड, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ओनली जो है वो शी को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें तो ये दिखाना है कि जमीला ने सिर्फ बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला केस आ रहा है कि जमीला ने बोला है या नहीं बोला है, किसी और ने बोला है नहीं बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीला ने बस ये बोल दिया है कि वो टायर्ड है, तो हम ये केस तो नहीं दिखा सकते, हमें तो सिर्फ ये दिखाना है कि जमीला ने ही सिर्फ बोला है। बात समझ आ रही है, इस वजह से मैं कह रहा था ये खिचड़ी है। अब कुछ बच्चे बेचारे ऑप्शन सी में चले गए होंगे, कुछ बच्चे ऑप्शन बी पे चले गए होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी और बी थोड़े मिलते जुलते अजीब से हो रहे हैं, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, मैं बताता हूँ क्यों है। सो ऑप्शन बी जो है उसमें क्या बोल रहे हैं, जमीला ओनली सैड शी वॉज टायर्ड, जमीला ने सिर्फ कहा कि वो टायर्ड है, यानी जमीला ने कुछ भी नहीं कहा, जमीला ने डांस भी नहीं किया, पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, जमीला ने सिर्फ क्या बोला कि शी वॉज टायर्ड, वो थक गई है। अब भले किसी ने बोला हो ना बोला हो, ये बात मेंशन नहीं हो पा रही, इससे क्लियर नहीं हो पा रही, ठीक है। और हमें सिर्फ ये एम्फेसाइज करवाया जा रहा है कि जमीला ने यहाँ पे अपनी बात करी है टायर्डनेस की, ठीक है, क्योंकि यही वो काम है जो उसने सिर्फ किया है और कोई काम उसने नहीं किया, तो हमें उसके काम के ऊपर थोड़ी फोकस करना है, हमें तो उसके ऊपर फोकस करना है, आई मीन मतलब हमें उसके ऊपर फोकस इस सेंस में करना है कि वो सिर्फ बोलने वाली है कि मैं टायर्ड, ठीक है, यानी बोलने वाले शख्सों में सिर्फ वो है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कि ओनली जमीला सेड, यानी अब हम जमीला पे फोकस करते हुए, आई मीन उसको टारगेट करते हुए ये बात कह रहे हैं कि भाई जमीला जो है उसने सिर्फ बोला है कि वो टायर्ड है।
तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने यही बात इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन में लिख दी है। अगर आपको बहुत शौक हो रहा है अंग्रेजी सीखने का और पढ़ने का तो आप इसको पढ़ सकते हैं। योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो था ये आपका सेकंड बेस्ट क्वेश्चन था इंग्लिश में, ठीक है। आज के सिर्फ दो ही क्वेश्चन सबसे मुश्किल और बेस्ट थे, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। जहां बच्चे फंस सकते थे वो क्या था कि देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पैरेललिज्म के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। जिसको पैरेललिज्म नहीं पता वो फंस जाएगा। और सबसे मजे की बात यह है कि आप ये सोच रहे थे, आप ये खुश हो रहे थे कि हमारी प्रेपोजिशन से जान छूट गई। प्रेपोजिशन तो पेपर में आया ही नहीं, जबकि मैं आपको ये बता दूं प्रेपोजिशन आया है लेकिन खुफिया रास्ते से आया है, ठीक है। बहुत डिस्गाइज होके आया है, बहुत छुप के आया है। कैसे आया है मैं बता देता हूँ, देखो। चूज द करेक्ट सेंटेंस। द न्यू पॉलिसी एम्स एट रिड्यूस वेस्ट टू प्रमोट रिसाइकलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स। तो यहाँ एक चीज समझ लो, एम्स एट, एम्स टू, ये प्रपोजिशन का डिफरेंस है। अब आप बोले अरे सर ये तो बहुत आसान है, एम्स एट गलत है, हम सीधी तरफ जाएंगे ही नहीं क्योंकि एम्स एट तो कुछ होता ही नहीं, एम्स टू होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एम्स एट भी होता है, एम्स टू भी होता है। बस छोटा सा फर्क है, वो क्या है कि एम्स एट के बाद हमें जेरेंट चाहिए होता है और यहाँ पे रिड्यूस लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि गलत हो गई, ठीक है। तो अब एम्स एट को हम रिड्यूस के साथ नहीं लगा सकते, इस वजह से आपका ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर रिड्यूसिंग होता तब ये सही हो सकता था, लेकिन तब भी हमें क्या करना पड़ता, तब हमें टू प्रोमोट को प्रोमोटिंग करना पड़ता, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे चेंजेस लाएंगे रिड्यूस में, प्रोमोट में और क्रिएट में, ठीक है, ताकि पैरेललिज्म मेंटेन हो सके। क्योंकि यही तीन है जो वर्ब की तरह सही से काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे शायद रिसाइकलिंग में फंस गए होंगे, जबकि रिसाइकलिंग यहाँ पे वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा, ठीक है। और बी क्या है, बी में है द न्यू पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस। अब एम्स टू आ गया तो अब हमें चाहिए थी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि एम्स टू के बाद चाहिए होती है फर्स्ट फॉर्म, एम्स एट के बाद चाहिए होता है जेरेंट। तो ऊपर जेरेंट नहीं दिया, नीचे जेरेंट दे दिया, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, तो एम्स टू रिड्यूसिंग बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। आगे प्रोमोटिंग लगा दिया, फिर क्रिएटिंग की जगह क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन्होंने ए और बी को एक दूसरे का उलट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर सी में है द न्यू पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस। अब देखो एम्स टू के साथ इन्होंने फर्स्ट फॉर्म लगाई, जो कि बिल्कुल इन्होंने अच्छा काम किया, सही काम किया। एम्स टू रिड्यूस ही होना चाहिए, फिर टू प्रोमोट, ये भी सही किया, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म रखी, पैरेललिज्म अभी तक मेंटेन्ड है, लेकिन आखिरी में जाके इन्होंने क्या किया, एक भंड मार दिया। क्या किया, क्या क्रिएट को करने के बजाय क्रिएटिंग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, ये नहीं करना चाहिए था। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी, दीज थ्री आर ऑल रॉन्ग एंड ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, जहाँ पे इन्होंने रखा कि एम्स टू रिड्यूस वेस्ट, प्रोमोट रिसाइकलिंग एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स। यानी तीनों चीज़ों को हमने बहुत पैरेलल रखा, मेंटेन रखा, ठीक है। पैरेललिज्म को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, इन्वर्जन के साथ पढ़ा है, ठीक है। तो जो भी बच्चे इसको गलत करके आ रहे हैं, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो यार, ठीक है। तो मैंने एक एक चीज़ पढ़ाई है, मुझे अच्छी तरह याद है। और इंग्लिश का पेपर अच्छा होना चाहिए, ये मुझे एक्सपेक्टेड है आप सबसे। और कहाँ आप फंस सकते हो, आप थोड़ा सा इधर ही फंस सकते थे, लेकिन ये हमने पढ़ा है इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा। पीछे वाले में आप फंस सकते हो, क्योंकि पीछे जो जमीला वाला क्वेश्चन है ना, जमीला ने बहुत जलेबी वाला केस कर दिया, तो इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस सेंस में क्योंकि हमने इसके ऊपर काम किया था, ठीक है। था तो ये बहुत बच्चों वाला, लेकिन अच्छा इसलिए था क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत काम किया था। आपको याद होगा हमने स्ट्रक्चर वाइज कितनी डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। वर्बल आयरोनी, सिचुएशनल आयरोनी, हमने बहुत कुछ पढ़ा था। तो मैं थोड़ा सा रिव्यू ले लेता हूँ। देखो भाई, आयरनी क्या होती है, ठीक है। आयरनी ऐसा कि कोई चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और वैसा ना हो, उससे कुछ अलग ही हो रहा हो, ठीक है। जैसा कि मैं ये बोलूँ, फायर स्टेशन कैचिंग ऑन अ फायर, ठीक है। बुझाने वाले की अब कोई बुझा नहीं सकता। मतलब जो आग बुझाने वाला है उसने ही आग को पकड़ लिया है, ठीक है। तो दैट इज अ आयरनिक सिचुएशन, ठीक है। तो ये आयरनी है। सटायर क्या है, सटायर हम कहते हैं क्रिटिसाइज करना मजाक में, ठीक है। हंसी मजाक में किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। जैसा कि मैं फर्ज कर लो कि कोई टीवी पे रिपोर्टर हो, वो किसी पॉलिटिशियन को बुलाए, ठीक है, उसका इंटरव्यू ले और उसमें हंसी मजाक में उसके ऊपर ताने मारे, तंज करे उसके ऊपर कि भाई तुमने तो ये कर दिया, तुमने तो वो कर दिया, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अब ये सटायर की सिचुएशन है ना, ये ह्यूमर के वेज में क्रिटिसिज्म पास करना, ठीक है। दैट इज व्हाट यू कॉल सटायर। और पैरेडी क्या है, हमारा क्वेश्चन पैरेडी से रिलेटेड है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पर्पस ऑफ यूजिंग एग्जैजरेटेड लैंग्वेज, बढ़ चढ़ के कोई लैंग्वेज में कोई चीज़ें बोल देना। और तो ऐसा अगर हम कोई काम कर रहे हैं पैरेडी के अंदर, तो पैरेडी क्या दिखाता है हमें, ठीक है। हमारा पर्पस पूछा जा रहा है। तो क्या सीरियस टोन दिखाता है, नहीं, सीरियस टोन नहीं दिखाएगा। क्या वो क्रिटिसाइज करता है, नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करेगा। सो ऑप्शन ए एलिमिनेटेड, ऑप्शन बी एलिमिनेटेड। ऑप्शन डी, टू कंफ्यूज द रीडर, रीडर को कंफ्यूज करके क्या करेंगे भाई,
तो ऑप्शन डी भी हटा दो, ठीक है। क्या रह गया, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, इसलिए क्योंकि यहाँ हम एंटरटेनमेंट अपना पर्पस बनाते हैं या मॉक करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, आपको अच्छी तरह याद होगा, सेल्समैन एडिट की, ठीक है। स्क्विड गेम में जो सेल्समैन की उल्टी सीधी एडिट्स बन रही होती हैं, ठीक है, जापान का सेल्समैन अजीब सा, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन से सेल्समैन, तो वो सब लोग क्या कर रहे हैं, वो असल में उसकी एक पैरोडी बना रहे हैं। असली सेल्समैन कौन है हमें ये बात पता है, लेकिन अब उसके जो डुप्लीकेट बन रहे हैं, उसकी जो पैरोडी बन रही है म्यूजिक की, ठीक है, चीज़ों की, तो वो सब उसी में आ रहा है, क्योंकि हम उसको कॉमेडी वाइज इमिटेट कर रहे हैं। इमिटेशन हम कहते हैं नकल उतारना, ठीक है। तो आई होप सो दैट इज ऑल क्लियर। पैरोडी का बस यही मतलब है, ठीक है। और एक एमसीक्यू उससे आया, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लग रहा था बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन आ गया, तो बहुत अच्छा काम हुआ, ठीक है। ये था आपका इंग्लिश का पेपर, और इसका एक छोटा सा एनालिसिस मैंने एंड में बनाया है अपने तौर पे, ठीक है। अब ये जो पूरा पेपर था, ये मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। मॉडरेट इसलिए कहा क्योंकि बहुत बच्चों वाला नहीं था, लाइक मेरे लिए बच्चों वाला था, लेकिन अगर कोई एक जनरल बच्चा देखें हम, जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की हो, या लाइक पढ़ के जा रहा है सही से, तो वो कर लेगा, ठीक है। मॉडरेट लेवल इसलिए दिया क्योंकि सोचना पड़ता है चीज़ों पे, थोड़ा सा याद करना पड़ता है स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो इस सेंस में मॉडरेट था। एक स्पेलिंग एरर का एमसीक्यू, एक एक्टिव पैसिव का, एक नरेशन का, एक पैरलिज्म का, एक लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का, और दो वोकेबलरी का है। अच्छा, जो सिमिली वाला क्वेश्चन है वो भी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में ही डाल दो, क्योंकि वो फिगरेटिव लैंग्वेज से ताल्लुक रखता है, ठीक है। और दो सेंटेंसेस के एमसीक्यूज आए, जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था अपने ड्राफ्ट एनालिसिस वाले में, ठीक है, कि सेंटेंसेस से ज़्यादा एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो सब कुछ आई गेस तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक हुआ। आप अपने रिव्यूज़ दीजिएगा, ठीक है, स्पेशली जो बच्चे पढ़ाई प्लेटफॉर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, काइंडली बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या रहा, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के मैसेज पढ़ के। बाकी जो नए बच्चे हैं जो अब आ रहे हैं, या जो भी अगर आपको लगता है कि एम डी कैट 2026 में अपेयर होंगे, आई वुड रिकमेंड कि आप पढ़ाई प्लेटफॉर्म को अपना ऑप्शन चुनिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा कैलकुलेटेड वर्क करते हैं। और ये मैं इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश तो ऑब्वियसली मेरे ही अंडर में है, और आप देख सकते हैं कि चीज़ें जो हैं हमारे मुताबिक ही हुई हैं, ठीक है। आई होप सो आपके नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे, और फिर मेरी मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।